नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी के एग्जाम भी इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है और मैंने टीचर एग्जाम क्लियर किया है 2018। मेरी जो रोजाना क्लासेज है यूट्यूब के राजस्थान 360 चैनल पर शाम को 7 बजे होती है। स्पेशल क्लास होती है 8:30 बजे। प्री स्पेशल क्लास के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना है और फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना है DAM10। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर कोर्सेज। आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपकी अच्छी तैयारी करने में सहायता करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहेंगे। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेज के द्वारा और अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल में एनालिसिस भी कर पाओगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज को कंफर्टेबली आपके डिवाइस पर देखने का एक्सेस मिलेगा। आरपीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर बूस्ट योर आरपीएससी प्रिपरेशन विद दिस ऑफर। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का मिलेगा फ्री, 24 महीने का लेते हो तो 4 महीने का मिलेगा फ्री। डोंट मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दिस ऑफर इज ओनली वैलिड ऑन October 26 एंड 27। विजेता फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर RS एग्जाम एवरी संडे 10 AM। विजेता फ्री टेस्ट के साथ पाए प्लस सब्सक्रिप्शन पर स्कॉलरशिप जीतने का अवसर। योद्धा पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज फ्री टेस्ट सीरीज 8 PM एवरी सैटरडे। टेस्टिमोनियल ये दिया था स्टूडेंट वो पेड इन आरपीएससी SI 2021। थैंक यू सर, आपके पढ़ाए हुए नोट से पार लग गई। टेस्टिमोनियल ये अंजलि बैरवा ने दिया था, RS 2018 में सिलेक्ट हुए थे। उन्होंने कहा कि अकेडमी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था उनके सिलेक्शन। टेस्टिमोनियल ये दिव्या शर्मा ने दिया है। इन्होंने भी कहा कि प्रणाम गुरुदेव, गुड आफ्टरनून, आई वांट टू थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग एथिक्स कोर्स फॉर RS 2018। और ऐसा ही महेश मीणा ने दिया था जो रैंक 922 RS 2018 में और ST मेल में 17वीं रैंक आई थी। बक्स बाउंटी अपॉर्चुनिटी for all learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize. प्लस के लिए फीचर क्या क्या है? आप अपने घर पर कंफर्टेबली लाइव पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज पर। टॉप एजुकेटर जो इंडिया के हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में जा सकते हो, लाइव टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो। स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन रहेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी रहेगी। VJRS प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी। स्टार्टिंग डेट है 20 अक्टूबर। विकास राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो बैच को स्टार्टिंग डेट है 23 अक्टूबर। सक्षम प्लस टेस्ट सीरीज एवरी सैटरडे 6 PM। ग्राम सेवक प्लस टेस्ट सीरीज एवरी संडे 6 PM। ये कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, आरपीएससी पे, प्लस पे, RS, आरपीएससी SI, पटवार, हेडमास्टर, वनरक्षक वनपाल, जूनियर इंजीनियर, JVB NL, रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चर एग्जाम। अभी जो नए कोर्सेज आए हैं वो वीडियो के भी हैं और साथ में राजस्थान पुलिस के। एक सब्सक्रिप्शन पर आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ऐसा केवल अनअकैडमी पर ही होता है। डिस्काउंट जो सब्सक्रिप्शन पर वो 10% का रहेगा। इनमें से कोई भी प्लान चूज कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए DAM10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। जैसे 24 महीने का प्लान है वो 8,400 रुपये का है। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे DAM10 तो 10% के डिस्काउंट के साथ पड़ेगा 7,560। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर आप सभी लर्नर के लिए अनअकैडमी लेकर आया है। मेगा कॉम्बो ऑफर 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी करें। MPPSC एंड व्यापम, RPSC, UPPSC एंड UP, SSSC और BPSC। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अपन कर रहे हैं राजस्थान जीके और इंडियन जीके के टॉपिक जो सेकंड ग्रेड के हिसाब से, और उसी में SST के लिए आज जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जिसका एक पार्ट हमने कर लिया था पहले, अभी दूसरा पार्ट में यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन फिर।
अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता। ये टॉपिक चल रहा, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ रहे थे मुख्य स्थलों के। मुख्य स्थल अपना चल रहा था कौन सा, हड़प्पा। जिला मोंटगोमेरी, पंजाब, पाकिस्तान। कौन सी नदी के किनारे था ये, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में कि यहाँ पर पक्के ईंटों के मकान थे, ग्रिड पद्धति पर थे, सड़कें भी ग्रिड पद्धति पर थी और उच्च स्तर की जल निकासी प्रणाली थी। यहाँ तक मैंने बता दिया। अब निर्माण की अन्य व्यवस्था, याद रखना है कि यहाँ पर कब्रिस्तान, मतलब शवों को दफनाया जाता था, और यहाँ के कब्रिस्तान को मार्टिमर व्हीलर ने R37, कब्रिस्तान को मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा था, R37। याद रखना है कि ये जो हड़प्पा स्थल है, यहाँ का जो कब्रिस्तान है, यहाँ पे मिले हैं पूर्ण सवादान के साक्ष्य। ऐसे सवादान तीन होते थे ना, एक तो पूर्ण सवादान, एक आंशिक सवादान, एक कलश सवादान। पूर्ण सवादान में क्या होता था कि शवों को पूर्णतया अथवा लकड़ी के बॉक्स में रखकर दफनाते थे। आंशिक आंशिक सवादान में क्या होता था कि शवों को जानवरों के सामने रख दिया जाता था, जो वो खा लेते थे, बचता था उसे दफनाते थे। कलश सवादान में क्या था कि शवों को जलाने के साक्ष्य मिलते हैं और उसमें शवों को जलाया जाता था और जो अस्थियां होती थी उन्हें कलश में रखकर दफनाया जाता था। लेकिन हड़प्पा में जो साक्ष्य मिले थे वो किसके मिले थे, पूर्ण सवादान के। शवों को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया जाता। शव थे ना, उन्हें लकड़ी के ताबूत में रख देते थे और उन्हें दफना देते। याद रखना है कि मानव शवों के साथ बकरे के सवादान के साक्ष्य हड़प्पा में मिले। यानी हड़प्पा ऐसा क्षेत्र था जहां पर मानव शवों के साथ बकरे को भी दफनाया जाता। याद रखना है कि यहाँ पर अनाज रखने के लिए अन्नागार बनाए गए। अनाज रखने के लिए क्या होते थे, यहाँ पे अन्नागार बने होते थे। याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार हड़प्पा में। हड़प्पा में जितना बड़ा अन्नागार मिला है ना, इतना पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं पर भी नहीं मिला। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा निर्माण, सिंधु सभ्यता का दूसरा जो सबसे बड़ा निर्माण है ना, ये कहाँ पे पाया गया है,
हड़प्पा में, और वो क्या था, अन्नागार। सबसे बड़ा जो निर्माण था वो गोदीबाड़ा था, वो अपने को मिलेगा लोथल में। कहा मिलेगा? लोथल। याद रखना है कि यहाँ पर दो प्रकार के कैसे कहते हैं, यहाँ पर कर्मचारियों के लिए आवास बने थे, जबकि श्रमिकों के लिए बैरक बने थे। बैरक समझ गए ना, छोटे छोटे। अब ये जो संकेत है ना, वो कौन सी प्रथा का है? यानी यहाँ पर निश्चित रूप से कौन सी प्रथा अस्तित्व में थे भी? दास प्रथा। यानी दास प्रथा का संकेत देता है कि कर्मचारियों के लिए तो यहाँ पर आवास बने थे और श्रमिकों के लिए बैरक बने थे। और ये कौन सी प्रथा का संकेत देता है? दास प्रथा का संकेत देता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अनाज पीसने के लिए वर्ताकार चबूतरे बने। वर्ताकार चबूतरे जो पक्की ईंटों के बने थे, और ये किसके लिए होते थे भी? अनाज पीसने के लिए। अनाज पीसने के लिए वर्ताकार चबूतरे बने होते थे, और ये केवल हड़प्पा स्थल पर ही मिलेंगे और किसी स्थल पर नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे निर्माण कार्य बताया। यानी निर्माण कार्य मैंने पहले आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर मकान बनाए गए थे, ठीक है ना, कैसे यहाँ पे अन्नागार बने थे, कब्रिस्तान बना था दफनाने के लिए। तो ये निर्माण बताया मैंने आपको। ठीक है, आप अपन अन्य विशेषताएं पढ़ते हैं। अन्य विशेषताएं क्या थी यहाँ पर? एक स्त्री की मरण मूर्ति। एक स्त्री की मरण मूर्ति मिली, जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखा। ठीक है ना, यहाँ पर मरण मूर्ति का मतलब क्या होता है कि एक मिट्टी की बनी हुई मूर्ति होती थी, जिन्हें आग में पकाया जाता था। इंग्लिश में जिसे टेराकोटा पद्धति बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ज्यादातर मूर्तियां महिलाओं की मिली थी। तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि समाज कैसा था यहाँ पे, मातृस्तात्मक था। ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर एक स्त्री की मरण मूर्ति मिली थी, जिसके गर्भ से क्या निकल रहा है? पौधा निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक नटराज की मूर्ति, काले पत्थर से। किससे? काले पत्थर से। दो मानवीय मूर्तियां अलग पाई। तो क्या मिली? ये तो पत्थर की बनी थी, दो मानवीय। एक तांबे से बनी, एक मूर्ति तांबे से बनी थी, ये भी कैसी थी? मानवीय मूर्ति। तो कहां पर मिली? हड़प्पा। इसके बाद में हड़प्पा में याद रखना है, हड़प्पा में नरक कमंड परस्तर में। नरकबंध परस्तर का मतलब क्या होता है? एक मानवीय मूर्ति जिसके कौन सा भाग था? केवल धड़ वाला भाग, यानी नीचे वाला भाग था, ऊपर वाला नहीं था, सिर वाला।
ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक शंख से बनी बैल की मूर्ति, शंख से बनी हुई किसकी मूर्ति मिली थी? बैल की मूर्ति मिली थी। एक मिट्टी के बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना था। यानी एक मिट्टी का बर्तन मिला था जिसके ऊपर किसका चित्र बना हुआ था? मछुआरे का चित्र। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर सर्वाधिक विलेख वाली मोहरों का मतलब ये है कि दरअसल यहाँ पर क्या था कि यदि अपन बात करते हैं तो विनिमय का जो तरीका होता था ना, वस्तु विनिमय था। यानी वस्तु के बदले वस्तु। एक तो मुद्रा विनिमय होता है जो वर्तमान में चल रहा है, करेंसी सिस्टम बोलते हैं। उस समय बार्टर सिस्टम था, यानी वस्तु के बदले वस्तु होती थी। ठीक है ना। अब जो वस्तु विनिमय का महत्वपूर्ण साधन मोहरें होती थी, यानी जो भी वस्तु मेन होती थी ना उसके ऊपर ऐसे ठप्पा लगा देते थे, मुहर लगा देते थे। ठीक है, तो ये मोहरें मेन होती थी। वैसे सर्वाधिक जो मोहरें हैं ना वो तो आपको मिलेंगी भी मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिलेंगी? मोहनजोदड़ो में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अभिलेख वाली मोहरें कहाँ पर मिली थी, तो ये आपको हड़प्पा में मिलेंगी। सर्वाधिक अभिलेख वाली मोहरें कहाँ पर मिलेगी? हड़प्पा में मिलेगी। और सीधा पूछा जाता ना कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ पर मिली थी, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। एक मोहर पर गरुड़ का चित्र मिला। एक मोहर पर गरुड़ का चित्र मिला था जिसने पैरों में सरप दबा। ठीक है, पैरों में क्या दबा रखा था उसने? सरप। मुख्य फसलें, मुख्य फसलें यहाँ पर थी। एक तो गेहूं की फसल और एक जौ की फसल। ऐसा माना जाता है कि इन फसलों को नवंबर माह में बाढ़ का पानी उतरने के बाद बोया जाता है। जबकि इन्हें अप्रैल माह में काट दिया जाता है। इन्हें नवंबर माह में बोते थे और काटते कब थे? अप्रैल में। भोजन पकाने के लिए हड़प्पा में मिट्टी के चूल्हे में क्या मिले थे? यहाँ पे मिट्टी के चूल्हे। ठीक है, याद रखना है कि यहाँ पर हड़प्पा में हड़प्पा में 3 प्रकार के चिन्ह मिले। कौन कौन से मिले थे? एक तो मिला था स्वास्तिक का चिन्ह, एक मिला था यहाँ पे सूर्य चक्र, और एक यहाँ पे मिला था हरि। कहते हैं कि जो हरिप्रिया का चिन्ह है ना
ये दरअसल किस में मिलता है, ऋग्वेद। ठीक है। इसके बाद में हड़प्पा में मिट्टी के बने 23 ताबीज मिले। ये कौन सी विद्या को दर्शाते हैं? तंत्र विद्या को दर्शाते हैं। ठीक है। हड़प्पा में इसके अलावा एक मिली प्रसाधन मंजूषा। इसको कहते हैं संहार पेटी। एक यहाँ पे मिला था हाथी दांत से बना हुआ। ठीक है। एक यहाँ पे पाया गया था कांस्य से दर्पण। हाथी दांत से बना कंगा भी मिला था यहाँ पे, और एक क्या मिला था यहाँ पे, कांस्य दर्पण भी मिला था। कहाँ पे? हड़प्पा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का अंत भी किसी प्राकृतिक आपदा से माना जाता है। ठीक है। स्टुअर्ट पिगट ने लिखा कि सिंधु सभ्यता के दो राजधानी, जिन्हें क्या कहते हैं, जुड़वा राजधानी। कौन कौन सी थी भी? हड़प्पा व ठीक है, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कहते हैं कि जो पंजाब क्षेत्र था उसमें तो राजधानी हड़प्पा थी, सिंध क्षेत्र की मोहनजोदड़ो थी। और वैसे आपको पता है दशरथ शर्मा ने कालीबंगा बताई है, ठीक है, तीसरी राजधानी। तो कालीबंगा सरस्वती क्षेत्र की राजधानी थी। ठीक है ना। तो ये तीन थी जुड़वा राजधानियां, स्टुअर्ट पिगट ने बताई थी, हड़प्पा और मोहन। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हड़प्पा में कब्रिस्तान मिले थे, और मार्टिमर विलर ने इस कब्रिस्तान को क्या कहा? R37 कहा। यहाँ का जो कब्रिस्तान है, यहाँ पे पूर्ण शवादान के साक्ष्य मिले थे। शवों को लकड़ी के ताबूत में रख करके दफनाया जाता था। ये एकमात्र स्थल था जहां पर मानव शवों के साथ बकरे के शवादान के भी साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर अनाज रखने के लिए क्या बनाए गए थे? अन्नागार बनाए गए थे। याद रखना है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो अन्नागार है ना, ये कहाँ पर मिला है? हड़प्पा में। ये जो अन्नागार मिला है ना यहाँ पर, यह है सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा निर्माण है। दूसरा सबसे बड़ा निर्माण है ये सिंधु सभ्यता का। वैसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा निर्माण है वो गोदीबाड़ा था, जो लोथल में मिलेगा। यहाँ पर दो प्रकार के मकान मिले थे। कर्मचारियों के लिए तो आवास बने थे, और श्रमिकों के लिए क्या बने थे? बैरक बने थे। और ये कौन सी प्रथा का संकेत देता है? दास प्रथा। ठीक है। अनाज पीसने के लिए यहाँ पर पक्की ईंटों के क्या बने हुए थे? वर्ताकार चबूतरे बने थे। अन्य विशेषताओं की बात करें तो एक स्त्री की मरण मूर्ति मिली थी, जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। एक नटराज की मूर्ति मिली थी, ये काले पत्थर की मूर्ति थी। दो मानवीय मूर्तियां मिली थी, जो किसकी बनी हुई थी? पत्थर की। एक तांबे से बनी मानवीय मूर्ति भी यहाँ पर मिली थी। कहाँ पे? हड़प्पा में। एक नरकबंद प्रस्तर पाया गया था, यानी इसमें केवल कौन सा भाग था? दड़ वाला भाग था। शंख से बनी हुई एक मूर्ति मिली थी, जो किसकी मूर्ति थी भी? बैल की मूर्ति थी। एक मिट्टी के बर्तन पर यहाँ पर किसका चित्र बना हुआ मिला था? मछुआरे का चित्र। सर्वाधिक अभिलेख वाली जो मुहरें हैं, ये कहां पर पाई गई थी भी? हड़प्पा में मिली थी। एक मुहर पर गरुड़ का चित्र मिला था, जिसने अपने पैरों में सर्प दबा रखा था। यहाँ की जो मुख्य फसलें थी वो कौन सी थी भी? गेहूं और जौ थी। इन फसलों को नवंबर माह में
बाढ़ का पानी उतरने के बाद बोया जाता था और इन्हें अप्रैल माह में काट लिया जाता था। भोजन पकाने के लिए हड़प्पा में मिट्टी के चूल्हे मिले थे। 3 प्रकार के चिन्ह मिले थे यहाँ पे। कौन कौन से मिले थे भी? एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला था, एक यहाँ पे सूर्य चक्कर मिला था, और इसके बाद में एक यहाँ पे मिला था हरियूपिया का चिन्ह। किसका? हरियूपिया, यानी ऋग्वेद से लिया गया है। मिट्टी के ताबीज मिले थे यहाँ पर। कितने? 23 ताबीज मिले थे। ये तंत्र विद्या का संकेत देते हैं। वैसे मिट्टी के बर्तन तो मिले ही मिले थे। प्रसादन मंजूषा भी मिली थी, यानी श्रृंगार पेटिका भी यहाँ पर पाई गई थी। एक कंगा मिला था जो किससे बना हुआ था? हाथी दांत से बना हुआ। एक दर्पण मिला था जो किससे बना हुआ था? कांस्य से। ये जो सभ्यता है इसका अंत हुआ था किसी प्राकृतिक आपदा से। स्टुअर्ट पिगट है ना, उन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी, और ये जुड़वा राजधानियां कौन सी थी भी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये स्थल हो गया कौन सा? अब अगला स्थल पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो। कहाँ पे? लरकाना, सिंध, पाकिस्तान। लरकाना, सिंध, पाकिस्तान में कौन सा? मोहनजोदड़ो। सिंध नदी के किनारे। ठीक है। खोज व उत्खनन किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 ईस्वी में। ठीक है। मोहनजोदड़ो का उपनाम क्या है भाई? उपनाम। मोहनजोदड़ो का उपनाम है सिंध का नखलिस्तान। क्या कहते हैं इसे? सिंध का नखलिस्तान, यानी सिंध का सबसे धनाढ्य क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र है ना, वो किसको माना जाता है? मोहनजोदड़ो को माना जाता है। ठीक है। यहाँ के टिल्ले की खुदाई में बिखरे हुए कंकाल। ठीक है। इस टिल्ले को मुर्दों का टिल्ला कहा, यानी मृतकों का टिल्ला। ठीक है। याद रखना है कि मोहनजोदड़ो, सही नाम क्या है इसका? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मुर्दों का टिल्ला। ठीक है। मोहनजोदड़ो है, इसका अर्थ भी क्या होता है? मुर्दों का टिल्ला होता है, क्योंकि यहाँ पे टिल्ले की खुदाई में क्या मिले थे? बिखरे हुए कंकाल मिले थे।
चलिए नेक्स्ट। और क्या क्या चीजें मिली। और निर्माण वैसा ही था जैसे हड़प्पा में, वैसे ही 2 भागों में बटा हो, वैसे ही पक्की ईंट होगी मकान। मैंने बताया था, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कोई अलग चीज होगी वो अपन बताएं। अलग चीज क्या है यहाँ पे? यहाँ पर शवों को जलाया जाता। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर किसके साक्ष्य नहीं मिले भी? कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, यहाँ पर शवों को जलाया जाता था, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं पाए गए भी? कब्रिस्तान के साक्ष्य बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पाए गए। ठीक है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो में मिली। यानी पूरे सिंधु सभ्यता में इतनी बड़ी ईंट कहीं नहीं मिली जितनी बड़ी कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिली भी? मोहनजोदड़ो। कितनी चौड़ी थी ये? 10 मीटर चौड़ी थी। ठीक है, याद रखना है यहां पर एक बड़ा भवन मिला जिसमें अनेक कक्ष थे, कमरे बने थे। इसे महाविद्यालय भवन कहा। ये क्या कहा गया? इसे महाविद्यालय भवन। याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला भाई? मोहनजोदड़ो में मिला। ठीक है, सिंधु सभ्यता सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था भाई? मोहनजोदड़ो। ठीक है, यह धार्मिक स्नानागार था। यानी कहते हैं कि धार्मिक जल से के लिए लोग इकट्ठे होते थे ना, तो उनके लिए स्नान करने के लिए बनाया। ठीक है, जॉन मार्शल ने इसे तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण का। जॉन मार्शल ने कहा कि ये उस समय का जो विश्व था ना, उसका ये सबसे आश्चर्यजनक निर्माण। ऐसा किसने बताया? जॉन मार्शल ने इसे तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। हालांकि मोहनजोदड़ो का स्वयं का सबसे बड़ा निर्माण
ये 4 प्रश्न बन गया आपके सामने। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा निर्माण कौन सा है? गोदीबाड़ा, जो कहाँ मिला था? लोथल। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला था? हड़प्पा में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का स्वयं का सबसे बड़ा निर्माण क्या है? अन्नागार। हालांकि यहाँ पे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार जरूर मिला है, लेकिन यहाँ का स्वयं का जो सबसे बड़ा निर्माण है ना, वो यहाँ का क्या है? अन्नागार है, ये याद रखना। ठीक है। इसके बाद में और क्या क्या चीजें थी यहाँ पे? ले हुए तांबे के। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हाथी का कपाल खंड भी पाया गया। सीप से बना, क्या मिला था यहाँ पे? पैमाना, यानी एक पैमाना मिला था जो सीप से बना था। तांबे से बना पैमाना मिलेगा आपको कहाँ पे? हड़प्पा में। ठीक है ना, वो मैंने बताया नहीं था, यहाँ पे बता देता हूँ। तांबे का पैमाना कहाँ मिला था अभी? और सीप से बना पैमाना कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो। कांसे से बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली। ये बहुत ही बार एग्जाम में आता है, क्योंकि ऐसी सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है ना, और कहीं नहीं मिली है जैसी कहाँ पर मिली थी? मोहनजोदड़ो में। ये कांसे की बनी हुई थी, जो किसकी मूर्ति थी भी? नृत्यांगना की मूर्ति थी, जो कहाँ पर मिली थी? मोहनजोदड़ो। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक मानवीय मूर्ति मिली, जिसके कौन सा भाग था भी? सर वाला भाग। ठीक है ना। जड़ वाला भाग, नीचे वाला भाग तो मिला था हड़प्पा में। हालांकि ये मूर्ति अलग अलग है, वो अलग है, ये अलग है, लेकिन यहाँ पर ऐसी मानवीय मूर्ति मिली जिसके केवल कौन सा भाग था? सर वाला भाग था। एक यहाँ पे पत्थर की मूर्ति मिली, जिसे कहा गया है पुजारी की मूर्ति। किसकी मूर्ति कहा गया है भी इसे? पुजारी की मूर्ति कहा गया। याद रखना, मोहनजोदड़ो कहाँ पे? लरकाना, सिंध, पाकिस्तान में, सिंध नदी के किनारे था। खोज व उत्खनन किसने किया था? राखल दास बैनर्जी ने 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का जो उपनाम है वो क्या था भी? सिंध का नखलिस्तान। यहाँ के टीले की खुदाई में बिखरे हुए क्या मिले थे? कंकाल मिले थे, और इसीलिए इस टीले को क्या कहा गया? मुर्दों का टीला कहा गया। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पर शवों को जलाया जाता था, इसलिए यहाँ पे कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो ईंट है ना, ये भी कहाँ पर मिली है? याद रखना, ये मोहनजोदड़ो में ही पाई गई है। सिंधु सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क है ना, ये भी मोहनजोदड़ो में मिली, जो कितने मीटर चौड़ी थी भी? 10 मीटर चौड़ी थी। यहाँ पर एक बड़ा भवन भी मिला था, जिसमें अनेक कक्ष थे, और इस भवन को क्या कहा गया है? महाविद्यालय भवन कहा गया। याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार भी कहां पर पाया गया? मोहनजोदड़ो। ये जो स्नानागार था ना, ये एक्चुअल में धार्मिक स्नानागार था, और जॉन मार्शल ने इसे तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। हालांकि मोहनजोदड़ो का स्वयं का सबसे बड़ा निर्माण यहाँ का क्या है भाई? अन्नागार है। यहाँ पर गले हुए तांबे के क्या मिले थे? ढेर मिले थे। हाथी का यहाँ पर क्या मिला था? कपाल खंड में मिला। ठीक है। एक पैमाना मिला था, जो किससे बना हुआ था भी? सीप से बना हुआ था। हालांकि तांबे का बना हुआ पैमाना आपको मिलेगा कहाँ पे? हड़प्पा में। एक कांसे से बनी हुई यहाँ पे किसकी मूर्ति? नृत्यांगना की, यानी नर्तकी की मूर्ति मिली थी। एक मानवीय मूर्ति मिली थी, जिसके केवल कौन सा भाग था? सर वाला भाग। और एक मिली थी यहाँ पे पुजारी की मूर्ति।
अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में मोहनजोदड़ो की बात करें अपन, तो मोहनजोदड़ो में घोड़े का जबड़ा मिला। ये घोड़े का जबड़ा कहाँ पर पाया गया? मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। घोड़े का जो दांत है वो अपने को मिलेगा राणा गुंडई में। घोड़े की मूर्ति है वो लोथल में मिलेगी। और घोड़े की जो अस्थियां है ना वो अपने को मिलेगी सुरकोटता में। कहाँ मिलेंगी? सुरकोटता में। पहले दरअसल ऐसे लिखा आता था कि सिंधुवासी है ना ये घोड़े से क्या होते थे? अपरिचित होते थे। घोड़े से क्या होते थे? ये अपरिचित होते थे, पहले ऐसा आता था। ठीक है ना। लेकिन हाल ही में ये सिद्ध किया गया कि ये घोड़े से क्या थे? परिचित थे। ये एनसीईआरटी में लिखा हाल ही में सिद्ध किया गया है कि सिंधुवासी घोड़े से परिचित। ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में चांदी व तांबे के बर्तन, सिंधु सभ्यता में क्या मिले थे? चांदी व तांबे के बर्तन मिले। इन बर्तनों के साथ सूती कपड़ा मिला। कौन सा कपड़ा मिला था अभी? सूती कपड़ा। ठीक है। यह कपड़ा कपास की फसल का संकेत है। यानी जो यहाँ पे कपड़ा मिला है ना, ये कौन सी फसल का संकेत है? अभी कपास की फसल का संकेत है। ऐसा माना जाता है कपास की फसल सिंधु सभ्यता की देन है। ठीक है। यानी कपास की जो फसल है ना वो कौन सी सभ्यता की देन मानी जाती है? सिंधु सभ्यता की देन मानी जाती है। ठीक है ना। और यही कारण है कि ये सिंधु सभ्यता की देन है। इसीलिए ग्रीक भाषा में, कौन सी भाषा में? ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में कपास को सिंडन कहा जाता है। ये ग्रीक भाषा में कपास को क्या कहते हैं? भी सिंडन कहते हैं। क्योंकि ये दरअसल कपास की फसल है ना, ये सिंधु सभ्यता की देन है। इसलिए ग्रीक लेखकों का मतलब ये है सिंध से उत्पन्न। इसे क्या बोलेंगे? सिंध से उत्पन्न बोलेंगे। किसको? किसको बोलेंगे सिंध से उत्पन्न? सिंडन को। ठीक है ना। इन कपास को मैंने पहले ही बताया था आपको कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली थी? भी
लगभग कितनी मोहरें मिली थी? 1300 मोहरें। कई जगह 1296 लिखा गया, 91 लिखा गया है। लगभग कितनी मोहरें मिली थी? यहाँ से 1300 मोहरें मिली थी। ठीक है, अब किस प्रकार की मोहरें थी? एक मोहर पर तपस्वी मुद्रा में बैठे हुए एक व्यक्ति का चित्र मिला। सर पर 3 सींग हैं, अर्ध खुले। ठीक है, इसके पास कितने जानवर हैं? इसके पास 5 जानवर। बाईं तरफ कौन से हैं? बाईं तरफ है इसके भैंसा और गेंडा, जबकि दाईं तरफ है हाथी और व्याघ्र। सामने की ओर कौन है भी? सामने की ओर है एक सरंग पशु। एक सरंग पशु है, ये हिरण की तरह दिखाई देता था। किसकी तरह था भी? हिरण की तरह एक सरंग पशु था। ये सामने की ओर दिखाया गया है, ठीक है ना, सामने की ओर बैठा हुआ है एक सरंग पशु। ठीक है, तो ये 5 जानवर, और इसीलिए इसे क्या कहा गया है? पशुपतिनाथ कहा गया। इसे क्या कहा गया है? पशुपतिनाथ। ठीक है, जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा था भाई? आद्य शिव का। जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव, आद्य शिव का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो जॉन मार्शल के शब्दों में आद्य इतिहास में शिव ऐसा था, इसलिए इसे क्या कहा गया है अभी? आद्य शिव कहा गया है। ठीक है, एक मोहर पर मेसोपोटामिया की नाव का चित्र में। मेसोपोटामिया सभ्यता थी ना, इराक क्षेत्र। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि इनका व्यापारिक संबंध है वो किसके साथ था? मेसोपोटामिया के साथ। एक मोहर पर पुजारी का चित्र मिला है। एक तो पुजारी की मूर्ति मिली है, और एक मोहर पर किसका चित्र मिला है? पुजारी का चित्र भी मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में एक चित्र और मिला है। इस चित्र में एक व्यक्ति बकरे के पीछे चाकू लिए खड़ा, बस मारने ही वाला है उसे। ठीक है ना, एक व्यक्ति है जो बकरे के पीछे चाकू लिए खड़ा है। ठीक है, ऐसा चित्र भी कहाँ पे मिला है? दरअसल मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करें तो इसके बारे में कहा केनेडी। केनेडी के अनुसार यहाँ पर मलेरिया रोग के साक्ष्य मिले। ठीक है, इसीलिए इसका जो अंत है वो भी कौन से रोग से हुआ होगा? मलेरिया रोग से। ऐसा किसने कहा है? केनेडी ने कहा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कौन सी सभ्यता भी? मोहनजोदड़ो सभ्यता। काफी इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो सभ्यता।
काफी सारे क्वेश्चन भी आते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता में से, इसे याद जरूर रखना। याद रखना है मोहनजोदड़ो है ना, यहाँ पे एक घोड़े का जबड़ा मिला था, और हाल ही में ये सिद्ध किया गया है कि सिंधुवासी किससे परिचित होते थे, घोड़े से परिचित थे। यहाँ पर चांदी और तांबे के क्या मिले थे, बर्तन भी मिले थे। इन बर्तनों के साथ क्या मिला था, एक सूती कपड़ा मिला था। ये जो कपड़ा यहाँ पर मिला, सूती कपड़ा, ये कौन सी फसल का संकेत है भी, कपास की फसल का संकेत है। याद रखना है कि जो कपास की फसल है वो कौन सी सभ्यता की देन मानी जाती है, सिंधु सभ्यता की। और इसीलिए ग्रीक भाषा में जो कपास है ना, उसे क्या कहा जाता है, सिंदन कहते हैं। याद रखना है सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक मोहरे हैं, ये मोहनजोदड़ो से मिली। कितनी मिली थी, 1300 मिली थी। एक मोहर पर तपस्वी मुद्रा में एक व्यक्ति का चित्र मिला है, जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है। इसके सर पर 3 सींग हैं और इसके क्या हैं, आधे खुले नेत्र हैं। इसके आसपास कितने जानवर हैं भी, 5 जानवर हैं। कितने जानवर हैं, 5 जानवर हैं। बाई साइड में क्या है, भैंसा और गेंडा। बाई साइड में कौन है, भैंसा और गेंडा है। जबकि दाई साइड में कौन है, हाथी और व्याघ्र है। सामने की ओर दिखाया गया है एक सरंग पशु, और इसे कहा गया है पशुपतिनाथ। यानी इसे क्या कहा गया है भी, पशुपतिनाथ कहा गया है। जबकि जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा था, आद्य शिव कहा था। क्या कहा था भी, आद्य शिव। एक मुहर ऐसी मिली है जिसके ऊपर मेसोपोटामिया की नाव का चित्र मिला है। यानी एक मुहर पर किसका चित्र मिला है, मेसोपोटामिया की नाव का चित्र मिला है। और यह सिद्ध करता है कि इनका जो व्यापारिक संबंध था वो किसके साथ था, मेसोपोटामिया के साथ। एक मुहर ऐसी मिली है जिसके ऊपर किसका चित्र मिला था, एक पुजारी का चित्र मिला। एक चित्र ऐसा मिला है यहाँ पे जिसमें एक व्यक्ति बकरे के पीछे चाकू लिए खड़ा है। ऐसा चित्र भी यहाँ पर पाया गया है। केनेडी ने बताया, यानी जो केनेडी है ना, वो कहता है कि ये जो सभ्यता है ना, इसका जो अंत है वो मलेरिया रोग से हुआ था। कौन से रोग से हुआ था, मलेरिया रोग से इसका अंत हुआ था। ऐसा किसने बताया, केनेडी ने। ठीक है, तो ये सभ्यता होगी कौन सी, मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट में। सभ्यता कौन सी है देख लेते हैं। अगली सभ्यता है भाई चनहु। कौन सी है, चनहु। ये भी कहाँ पे है भाई, लरकाना, सिंध, पाकिस्तान। लरकाना सिंध पाकिस्तान में कौन सी सभ्यता, चनहु। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, सिंध नदी के किनारे। ठीक है, सिंध नदी के किनारे विकसित हुई थी कौन सी, चनहु। खोज किसने की थी इसकी, उत्खनन किसने किया। खोज की थी इसकी NG मजूमदार, नानी गोपाल मजूमदार। कब की थी भी, 1931 ईस्वी। उत्खनन किसने किया भाई, उत्खनन किया गया था इसका आर्नेस्ट मैक्के के द्वारा। ये कब किया गया, 1935 से ईस्वी। ठीक है, ये जो सभ्यता है, उपनाम क्या है इसका,
इसे कहते हैं सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर। यानी सिंधु सभ्यता का जो औद्योगिक नगर था वो कौन सा था भी? चनहुदड़ो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या क्या विशेषता याद रखना है? यहां पर जुकरबर्ग जांगर संस्कृति के साक्ष्य मिले। यहाँ पर कौन सी संस्कृति के साक्ष्य मिले थे? जुकर और जांगर संस्कृति के। अब क्या थी जुकर और जांगर संस्कृतियां? याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद सिंध नदी के क्षेत्र में मर्द बांड संस्कृति उत्पन्न हुई। कौन सी थी? मर्द बांड। ठीक है, इसे ही कौन सी संस्कृति कहते हैं? जुकर और जांगर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंधु सभ्यता के बाद में भी विकसित थी कौन सी? चंद। और क्या क्या चीजें? एकमात्र स्थल था जहां दुर्ग के साक्ष्य नहीं। ठीक है, अपन कहीं भी जाएंगे हर जगह दुर्ग जरूर मिलेंगे। मैंने बताया था पश्चिमी साइड में दुर्गनुमा मकान थे, पूर्वी साइड में अदुर्गनुमा थे, लेकिन यहाँ पे दुर्ग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कहाँ पे? चनहुदड़ो में। ठीक है, ईंटें भी टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ पर कैसी ईंटें पाई गई थी भी? वक्राकार ईंटें पाई गई थी। कैसी ईंटें थी यहाँ पे? वक्राकार, यानी टेढ़ी मेढ़ी ईंटें पाई गई थी। कहाँ पे? चनहुदड़ो में। बाकी किसी भी जगह पर टेढ़ी मेढ़ी ईंटें नहीं मिली है, केवल कहाँ मिलेंगे आपको? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की और खास बात क्या है? मिट्टी के मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, मनके जानते हो जो मणि होते हैं वो मिट्टी के बने होते थे, और उनका कारखाना भी कहाँ मिला था? चनहुदड़ो में। और इन मनकों को क्या कहते हैं भी? इन्हें कहा जाता है कार्निलियन। इन मनकों को क्या कहते हैं? कार्निलियन मनके कहते हैं, जिसका जो कारखाना है वो कहाँ पर पाया गया? चनहुदड़ो। मैंने बताया था ना औद्योगिक नगर था, तो उद्योग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर मिट्टी के खिलौने बनाने का कारखाना, इसे गुड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड़िया। ठीक है, मिट्टी के खिलौने बनाने का कारखाना मिला था, जिसे क्या कहा जाता है? गुड़िया कहा जाता है। वो भी कहाँ पर पाया गया था? चनहुदड़ो।
एक मिली थी यहाँ पे अलंकृत हाथी की, क्या मिली थी यहाँ पे, अलंकृत हाथी की मूर्ति पाई गई। इसके अलावा मिट्टी की बनी हुई स्याही की दवात मिली, यानी एक मिट्टी की बनी हुई किसकी दवात मिली थी यहाँ पे, स्याही की दवात मिली थी, कहाँ पे, चनहुद। ठीक है। मुख्य फसलें कौन सी थी यहाँ की, से हड़प्पा में मिली थी ना गेहूं और जौ की फसलें, यहाँ की मुख्य फसलें भी कौन सी थी भी, गेहूं और जौ की फसलें थी। इसके अलावा चनहुदड़ों में ईंटों पर बने हुए बिल्ली के पैरों के निशान, यानी ईंटों में किसके निशान बने हुए थे, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान बने हुए थे। ये भी कहाँ पर मिले थे, हाथी दांत से बनी वस्तुएं, जैसे कि लिपस्टिक मिली थी, जानते ही हो ना, एक मिली थी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ना ये कहाँ पर पाई गई थी, चलो दोबारा बता देता हूँ आपको। चनहुदड़ो है ये वर्तमान में कहाँ पे है, लड़काना सिंध पाकिस्तान में है। और कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी ये सभ्यता, सिंध नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी, एनजी मजूमदार ने 1931 में। उत्खनन किसने किया था, आर्नेस्ट मैके ने 1935 में। इसका उपनाम क्या है भी, इसे कहते हैं सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहते हैं। याद रखना है कि यहाँ पर जुक्कर और जांगर संस्कृति के साक्ष्य मिले। ये जो संस्कृतियां हैं ये सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में सिंध नदी के क्षेत्र में मर्द बांड संस्कृति थी, जिसे क्या कहा गया था, जुक्कर और जांगर संस्कृति। ठीक है। इसके बाद में चनहुदड़ो है ये एकमात्र स्थल था जहां पर दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले थे। दुर्ग के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ की जो ईंटें थी ना वो कैसी मिली थी भी, वक्राकार ईंटें पाई गई थी। ठीक है। यहाँ पर मिट्टी के मनके बनाने का भी क्या मिला था, कारखाना मिला, और जिसे क्या कहा गया है, कार्निलियन मनके। मनकों को क्या कहा जाता है भी, कार्निलियन मनके कहते हैं। यहाँ पर मिट्टी के खिलौने बनाने का भी कारखाना मिला, जिसे क्या कहा गया है, गुड़िया कहा गया है। याद रखना यहाँ पर अलंकृत हाथी की एक क्या मिली थी, मूर्ति मिली थी। एक यहाँ पे मिली थी मिट्टी की बनी हुई स्याही की दवात। ठीक है। यहाँ की जो मुख्य फसलें थी वो कौन कौन सी थी भी, यहाँ की जो मुख्य फसलें थी वो कौन सी थी, गेहूं और जौ की फसलें। कौन सी थी, गेहूं और जौ की फसलें थी। ठीक है। ईंटों पर बने हुए कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। ठीक है, समझ गए ना। जैसे मान लिया कि कुत्ते और जो बिल्ली है ना वो दरअसल हो सकता है कि भाग रहे होंगे। ठीक है ना, जब यहाँ पे ईंटें थी तो उनके ऊपर उनके पैरों के निशान छप गए। ठीक है ना, ये भी यहाँ पर मिले हैं। हाथी दांत से बनी हुई यहाँ पे वस्तुएं भी मिली है, जैसे कि लिपस्टिक है और साथ में क्या है, काजल स्टिक है। तो ये हो गया। चल अब पढ़ते हैं अपन अगला स्थल। अगला कौन सा पढ़े, बनावली। कहाँ पे भी बनावली, हिसार हरियाणा में। कहाँ पे बनावली, हिसार हरियाणा में।
कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता? बनावली सभ्यता। ठीक है, ये जो बनावली सभ्यता है, इसकी यदि अपन बात करें तो इसकी खोज व उत्खनन का श्रेय जाता है रविंद्र बिष्ट को। खोज व उत्खनन किसने किया था? भी रविंद्र बिष्ट ने किया था। और ये कब किया गया था? 1973 ईस्वी में। ठीक है ना, बनावली है, इसके खोज व उत्खनन का श्रेय किसे जाता है? रविंद्र बिष्ट को। और ये कब किया गया था? 1973 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है बनावली है, ये माना जाता है पराग हड़प्पा स्थल। कौन सा स्थल मानते हैं भी इसे? पराग हड़प्पा स्थल कहते हैं किसको? बनावली। पराग हड़प्पा का मतलब समझ गए ना? हड़प्पा से पहले भी ये विकसित था। हड़प्पा से पहले भी विकसित था कौन सा स्थल? बनावली। और इसीलिए इसे क्या कहा गया है? पराग हड़प्पा स्थल कहा गया है। क्या क्या चीजें मिली है यहाँ पे? यहाँ पर नालियां नहीं मिली। स्पष्ट है कि यहाँ पर जल निकासी प्रणाली का पूर्णतया, ठीक है, यहाँ पे जल निकासी प्रणाली बिल्कुल नहीं थी, पूरी तरह से अभाव था इसका। ठीक है, एक्चुअल में सिंधु सभ्यता में मुख्य विशेषता यही थी कि जल निकासी प्रणाली है ना, वो काफी ज्यादा कह सकते हैं हाई लेवल की थी। लेकिन यहाँ पर बनावली में इसका पूरी तरह से क्या मिला है? अभाव मिला है, मतलब जल निकासी प्रणाली मिली नहीं है। ठीक है, सरसों की ढेर मिली थी, मतलब ढेर में मिली थी तिल और सरसों। यानी एक प्रकार से ज्यादातर जो मुख्य फसलें थी ना, वो सिंधु सभ्यता की कौन सी थी? गेहूं और जौ की फसलें थी। गेहूं और जौ तो लगभग हर जगह ही पाई जाएगी, ठीक है ना, हर जगह ही गेहूं और जौ की मिलेगी। ठीक है, लेकिन तिल और सरसों के जो ढेर है ना, वो कहाँ पर मिले थे? बनावली। हालांकि यहाँ पर वो फसलें भी मिली थी जो अन्य जगहों पर मिल रही थी। जौ की फसलों के, ये भी यहाँ पर मिली थी। ठीक है, गेहूं और जौ की फसलों के साग से भी। और क्या चीजें मिली थी यहाँ पे? तांबे से बना हुआ बाणागर मिला। बाणागर समझते हो ना? जैसे तीर का आगे का जो नुकीला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? बाणागर कहते हैं। ये किसका बना हुआ मिला था यहाँ पे? तांबे से बना हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे शिकार के बारे में यह संकेत देता है। तांबे से बना हुआ बाणागर जो कहाँ पे मिला था? बना। क्या मिला? यहाँ पर ये तो कई जगह मिली है, लेकिन खास बात ये थी कि यहाँ की जो मोहरें थी ना, ये किसकी बनी हुई थी? मिट्टी की बनी हुई थी। ठीक है ना, मिट्टी की बनी हुई मोहरें यहाँ पर पाई गई। अन्य जगहों पर एक धातु होता है सेलखेड़ी धातु। कौन सा धातु होता है? सेलखेड़ी धातु। तो उसी से बनी हुई मोहरें मिली थी। लेकिन बनावली में जो मोहरें मिली थी ना, वो दरअसल किसकी बनी हुई पाई गई थी? यहाँ पे मिट्टी की बनी हुई मोहरें पाई गई थी। कहाँ पे? बनावली। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? बनावली में किसकी मोहरें मिली थी? मिट्टी की बनी हुई मोहरें।
यहाँ पर मिली थी मातर देवी की मूर्तियां, वही मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां जिसे आग में पकाया जाता है। ठीक है, लगभग जगहों पर मिली थी ये तो, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी लघु मण मूर्तियां पाई गई थी, जो किसकी थी? मातर देवी की लघु मण मूर्तियां यहाँ पर पाई गई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सड़कें तो मिली ही मिली, लेकिन यहाँ पर नालियां नहीं मिली। कच्ची सड़कें, ठीक है ना, सड़कें मिली थी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से किसका अभाव था? भी नालियों का, यानी जल निकासी प्रणाली का यहाँ पर पूरी तरह से क्या माना गया? अभाव माना गया। कहाँ पे? बना सभ्यता कालीबंगा की तरह ही प्राक हड़प्पा थी। ठीक है ना, और इसीलिए इस सभ्यता को कालीबंगा के समकालीन या समकक्ष माना जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा के समकालीन या समकक्ष तो थी, क्योंकि वो भी दरअसल कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। और वैसे ही जो बनावली है ना, ये भी कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बनावली है ना, ये कहाँ पे? हिसार, हरियाणा में। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी भी? सरस्वती नदी के किनारे। वैसे आपको पता है सरस्वती नदी का जो वर्तमान अवशेष है वो गग्गर नदी भी मानी जाती है, आपको पता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है ये। ठीक है, खोज व उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? रविंद्र बिष्ट ने किया था। और ये कब किया गया था? भी 1973 ईस्वी में। ठीक है, ये जो स्थल है ना, ये प्राक हड़प्पा स्थल माना जाता है, जो हड़प्पा से पहले भी विकसित था। कौन सा? बनावली। बनावली में नालियां नहीं मिली है। एक्चुअल में जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता का मुख्य आकर्षण था, ठीक है ना, जल निकासी प्रणाली। लेकिन यहाँ पर ये जो जल निकासी प्रणाली है ना, इसका पूर्णतया क्या पाया गया है? अभाव पाया गया है। कहाँ पे? बनावली। ठीक है, यहाँ पे तिल और सरसों के ढेर मिले हैं। किसके ढेर मिले हैं? तिल और सरसों के। दो फसलों के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ की फसलों के साक्ष्य। तांबे से बना हुआ बाणागर, यानी बाणागर तांबे से बना हुआ मिला, जो यह संकेत देता है कि यहाँ पर शिकार भी खेला जाता होगा। यहाँ पर मोहरें मिली, और ये मोहरें थी, ये किसकी बनी हुई मिली थी? यहाँ पर भी मिट्टी की बनी हुई मोहरें मिली थी। मातर देवी की यहाँ पर क्या मिली थी? लघु मण मूर्तियां पाई गई। कहाँ पे? बनावली में। यहाँ पर सड़कें थी, और ये जो सड़कें हैं वो कैसी बनी हुई थी? कच्ची सड़कें थी। ये सभ्यता कालीबंगा की तरह ही कौन सी सभ्यता थी? पराक हड़प्पा थी। और इसीलिए कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता है ना, ये कालीबंगा के समकालीन, या क्या कह सकते हैं, इसे समकक्ष माना जाता है। एक चीज भूल गए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे आया हुआ एग्जाम में, वही चीज भूल गए थे अपन, कि यहाँ से मिट्टी से बना खिलौना हल मिला। मिट्टी से बना हुआ क्या मिला था यहाँ पे? खिलौना। ठीक है, वैसे जुते हुए खेतों के साक्ष्य तो कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। और निश्चित है कि हलों से ही जोता गया होगा, लेकिन हल है ना, वो कहीं पर मिले नहीं है। लेकिन एक खिलौना हल जरूर मिला है, मिट्टी से बना हुआ, ये बना। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ी, हड़प्पा का आधा भाग पढ़ा, मोहनजोदड़ो पढ़ा, सनहुदड़ो पढ़ा, बनावली। ठीक है, अब आगे की क्लास में अपन बाकी जो कालीबंगा, लोथल वगैरह है उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है वो है दामोदर शर्मा। ठीक है, इसके बाद में RPSC, और फिर है NAC।
अगर आप या आपका कोई भी मित्र अनअकैडमी का किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा DAM10। इससे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, राजस्थान 360 चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये आपका अनअकैडमी है जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।